क्योंकि लो प्रोफाइल टायर्स हैं, ठीक है, तो वो बस्ट हो गए तो आप तो सड़क पर खड़े हो जाओगे ना, तो वो भी एक रिलायबिलिटी का पार्ट है। अब इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको बेसिकली कमी मिलती है, उनका एग्जॉस्ट पाइप या मफलर वो रस्ट खा जाता है। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में जो है वो आपको इवन गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स भी मुश्किल कर सकते हैं। देखिए हम लोग बेसिकली लड़ते रहते हैं कि ये गाड़ी बेटर है, वो गाड़ी बेटर है, नहीं तेरी बेटर है, नहीं मेरी बेटर है, लेकिन आप ये चीज सोचो कि जो गाड़ियां होती है ना वो उनके पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। अब हर कोई एंथुजियास्ट भी नहीं होता है जो बहुत तेज सेडान चलाए, हर कोई ऑफ रोडर नहीं होता है जिनको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। तो एक ऐसे ही जो है वो टारगेट मार्केट होते हैं कुछ ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, या फिर कोई लेडी बायर है, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर नहीं होते लेकिन फिर भी वो मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते। उनको सिंपल गाड़ी चाहिए और उनको लॉन्ग टर्म रखनी है, मतलब 10 साल या उससे ऊपर, ठीक है। अब आप ये चीज नोटिस करना कि जो सिंपल गाड़ियां होती हैं, मेंटेनेंस लेस मेंटेनेंस वाली और रिलायबिलिटी वाली, वो ज्यादातर इजी टू ड्राइव होती है, ठीक है। आप देख लेना, ज्यादातर देख लेना। तो आज हम उसी तरीके की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे कि विच आर द बेस्ट कार्स फॉर न्यू कार बायर्स जिनको इतना दिमाग नहीं लगाना है मेंटेनेंस में, राइट, ठीक है। और या फिर जो है वो बहुत इजी टू ड्राइव गाड़ियां हो वो और बहुत लॉन्ग टर्म चलें, मेंटेनेंस में उतना दिमाग या पैसे आपके खर्च ना करें। अगर मैंने आपकी फेवरेट गाड़ी का नाम नहीं लिया तो ये समझ लेना कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ईज ऑफ मेंटेनेंस कह लो, या फिर जो है वो इवन ईज ऑफ ड्राइविंग, इन चीज़ों में मैं बेस्ट गाड़ियों की बात करूंगा, और जो भी उनसे नीचे होंगी वो आप ऑलरेडी समझ लेना कि उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी विच आर द मोस्ट ईजी टू ड्राइव, मेंटेनेंस फ्री एंड रिलायबल कार्स इन मोस्ट कैटेगरीज। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रिलायबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो उसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, वो 1000 लोगों ने ली, तो उसमें क्या होगा कि लेट्स से कि 900 लोग बहुत खुश हैं, ठीक है, 50 लोगों को छोटे मोटे इश्यूज आए और 50 लोगों को जो है बड़े इश्यूज आए, किस्मत खराब है उनकी, तो 1000 में से 50 लोगों को बड़े इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन जो कम रिलायबल गाड़ी होगी वो कंपैरेटिवली जो है वो 1000 यूनिट्स बिके, 500 लोग बहुत खुश हैं, लेकिन उसमें क्या है 400 लोगों को छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं और 100 लोगों को बहुत बड़े इश्यूज आए। तो हो सकता है कि आपके पास जो गाड़ी हो, आप जिस गाड़ी से खुश हो, आप उन 500 लोगों में से हैं जो बहुत खुश हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग हैं, जो दुखी हैं, जो फोरम्स पे रोते रहते हैं, जो बेसिकली ये कहते हैं कि हमारा जो है वो मतलब जीना दूभर हो गया है, हमारा बाकी काम नहीं हो पा रहा है गाड़ी से, मतलब हम गाड़ी के ही मेंटेनेंस में लगे रहते हैं और बार बार सर्विस सेंटर जाते रहते हैं, तो उनका क्या। तो मैं स्पेसिफिकली जो है वो उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो जिनकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाए कि उनको एक अनरिलायबल प्रोडक्ट खरीदना पड़े और वो बाद में दिमाग लगाएं। मुझे पता है ना कि किस तरीके के कमेंट्स आने वाले हैं, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दीज पॉइंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करें कि ऊपर से? तो मुझे लग रहा है कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से मतलब 30 लाख रुपए की नीचे की गाड़ियों से, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो है ना वो फिर इंपोर्टेड गाड़ियां हो जाती हैं, सीबीयू यूनिट्स आ जाती हैं उसमें, तो उस कैटेगरी में जो है बात करने का कोई ऐसा फायदा नहीं है। उसके नीचे बात करते हैं। तो आपको 30 लाख से नीचे, जस्ट नीचे, या फिर 30 लाख के आसपास अराउंड, मोस्ट रिलायबल और सबसे इजी टू ड्राइव गाड़ी अगर आपको लेनी है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, गेट द इनोवा हाई क्रॉस, ठीक है। हाई क्रॉस में आपके पास जो है वो दोनों मॉडल्स आ जाते हैं, लेकिन आप बहुत आराम से जो है वो टोयोटा का एक बनाया हुआ हाइब्रिड मॉडल ले सकते हैं। उसका नॉर्मल इंजन भी एनए भी ले सकते हैं आप, वो भी जो है रिलायबल रहेगा। और अगर आपको हाई क्रॉस नहीं मिल रही है, उसकी बुकिंग का कुछ इशू है, तो आप इन्विक्टो ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेम गाड़ियां हैं। अगर आपको उसके थोड़ा और नीचे देखना है तो प्रूवन इनोवा क्रिस्टा डीजल लेनी है तो ऑब्वियसली क्रिस्टा देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर गाड़ियां ऐसी हैं जो बेसिकली हाई क्रॉस तो बहुत इजी भी है चलाने, इनोवा क्रिस्टा उतना इजी नहीं है, उतना आसान नहीं है चलाना, लेकिन डीजल वाले लोग जो हैं फिर भी उसको चला लेते हैं। हाई क्रॉस इज लाइक कि कोई भी अगर जो है वो लेडी ड्राइवर हो आराम से चला लेगी, कोई भी बड़े बुजुर्ग हो वो भी आराम से चला लेंगे, ऑटोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 साल आराम से चलाओ, मजे करो, ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर 20 लाख के अराउंड जो है वो इन गाड़ियों में से अगर आपको फिर भी ये है कि नहीं ये भी नहीं पसंद, ये भी नहीं पसंद, तो आप जो है वो 6 या 7 सीटर एसयूवी क्रॉसओवर
टाइप शेप में अल्काजार भी देख सकते हैं, लेकिन वो इन तीनों से थोड़ा सा मैं नीचे रखूंगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी सॉर्ट हो गई। अब इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको बेसिकली कमी मिलती है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दीज आर द मेन ऑप्शंस। अब हम आ जाते हैं 20 लाख से नीचे एमपीवीज के ऊपर। ठीक है, तो उसमें भी जो है वो अगर आपको बिल्कुल रिलायबल एकदम दिमाग नहीं लगाने वाली गाड़ी चाहिए, वो है अर्टिगा और XL6। इवन अगर आप उनके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लेते हैं, वो है टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जो सबसे रिलायबल होता है, अगर आपने मेरी ऑटोमेटिक वाली वीडियो देखी है तो उसमें क्या है कि आपको जो है फिल इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट, वो आपको सीएनजी में मिल जाती है पर्टिकुलर कार्स। तो आप जो है वो बेसिकली कैसे भी ले सकते हैं। अब आपको ये है कि नहीं मेरे को कुछ और लेना है, ठीक है, तो आप जो है वो कैरेंस ले सकते हैं और उसका NA मॉडल, मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड वाला मॉडल ले सकते हैं, या फिर आप डीजल भी ले सकते हैं कैरेंस, अगर आपको आगे का डीजल का इतना इशू नहीं है तो। लेकिन फिर भी डीजल के रीजनरेशन वगैरह में जो है आपको लगानी पड़ती है, बीच बीच में आरपीएम ज़्यादा करके चलानी पड़ती है, तो वो उतना रिलायबल नहीं है, बत्ती आ जाएगी सामने। ठीक है, तो कैरेंस का जो NA पेट्रोल है वो लोअर वेरिएंट्स में आ जाता है। और आप ये देखना कि मैं बहुत बार इस वीडियो में जो है वो लोअर वेरिएंट्स की बात जरूर करूंगा। लोअर वेरिएंट्स मतलब मिडिल वेरिएंट्स और नीचे वाले वेरिएंट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में जो है वो आपको इवन गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स भी मुश्किल कर सकते हैं। सोच लीजिए आपकी वारंटी वॉइड हो गई 6 साल बाद, ठीक है, 7वें साल आपकी जो है वो टच स्क्रीन खराब हो गई। OEM टच स्क्रीन आती है 60,000 रुपए की। मान लीजिए लेट से आपने टॉप मॉडल लिया और आपका जो है वो जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है सीट का वो खराब हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि इसमें जो है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। अगर आपने जो है वो सनरूफ ले लिया, आपने सनरूफ का मैकेनिज्म खराब हो गया 6-7 साल बाद, आपको गाड़ी रखनी है 10 साल, सनरूफ जो है वो खराब हो गई, बंदी नहीं हो रही है, फिर आप क्या करोगे। तो इस वजह से जो है वो बहुत सारी गाड़ियों में मैं आपको जो है वो लोअर मॉडल या मिड मॉडल भी बताऊंगा कि किस में आपको लेना चाहिए। तो आपको कैरेंस का जो है वो NA पेट्रोल लेना चाहिए अगर आप रिलायबिलिटी देख रहे हो तो। अब हम आ जाते हैं 4.3 मीटर SUVs पे। तो इसमें मैं एकदम टॉप पे रखूंगा होंडा एलिवेट को और टोयोटा हाई राइडर को और ग्रैंड विटारा को। इसका आप जो है वो ग्रैंड विटारा और इनका जो है आप हाइब्रिड भी ले सकते हैं, क्योंकि वो टोयोटा का बनाया हुआ हाइब्रिड है। वो आपका जो है वो उतनी आराम से बैटरी नहीं खराब होगी जो लोगों के दिमाग में शंका रहती है। ठीक है, तो वो आप 10-12 साल आराम से चला सकते हो, हाइब्रिड वाला मॉडल भी। दूसरी चीज ये आ गई कि एलिवेट को मैं थोड़ा सा पॉइंट काटूंगा उसके ओवरऑल जो है वो विजिबिलिटी में, क्योंकि कुछ लेडी ड्राइवर्स स्पेशली जिनको बॉनेट के आगे का नहीं दिखता है, उनको बॉनेट इतना बड़ा लगता है कि एलिवेट जरूरत से ज्यादा बड़ी गाड़ी लगती है शहर में चलाने में। और एलिवेट के बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिनको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की नीड होती है, क्योंकि उसके पीछे उनको दिखता नहीं है। तो विजिबिलिटी वाइज न्यू ड्राइवर वाइज जो है वो एलिवेट थोड़ी सी नीचे आती है ग्रैंड विटारा और हाई राइडर से। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो है वो इन गाड़ियों का भी आप टॉप से नीचे वाला मॉडल लो, क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बताऊं, आपकी HUD खुलना बंद हो गई, आपके जो टॉप मॉडल के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो वही है बात कि खराब हो गए, तो फिर आप क्या करोगे। तो एक तो हाइब्रिड का हाई राइडर का S मॉडल आता है, वो बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, वो आप देख सकते हो। ग्रैंड विटारा में डेल्टा एज यू नो, एंड एलिवेट में VX भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीजें जो हैं वो बेसिकली दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ले लो। अब आई नो कि क्रेटा मैक्सिमम बिकती है, लेकिन देखिए कुछ इश्यूज ऐसे हैं कंपनीज के और गाड़ियों के जो आने वाले हैं। एलिवेट में मैं पहले से ही बता सकता हूं आपको, क्योंकि होंडा की एक थोड़ी सी हिस्ट्री रही है उस हिसाब से, तो उसमें आगे चल के मतलब 10 साल के बाद जो है वो रस्टिंग का थोड़ा बहुत जो आप चेक करवा सकते हैं, और दूसरा होंडा के सस्पेंशन ना आवाज करने लगते हैं। तो बेसिकली इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि सस्पेंशन फेल हो जाएगा, बट एलिवेट का आगे चल के सस्पेंशन आवाज कर सकता है, तो ये इशू आ सकता है। क्रेटा की हम अगर बात करें तो वो बेसिकली आपको पता है सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन क्रेटा में टर्बो इंजन भी आता है। ठीक है, तो उसमें जो है हम DCT गियर बॉक्स को थोड़ा साइड में रखेंगे, और अभी हम क्रेटा NA और क्रेटा डीजल पे फोकस करेंगे जो बहुत ही रिलायबल होंगे। अब क्रेटा में अगर आप ये चीज देखो कि जो टॉप मॉडल है उनके भी फीचर्स में कुछ ना कुछ 8-10 साल बाद इशू आ सकता है, तो आप उसका भी जो है वो लोअर मॉडल कंसिडर कर सकते हैं। और क्रेटा में एक और चीज है, वो है कि सारी कोरियन गाड़ियां जो हैं उनका एग्जॉस्ट पाइप या मफलर वो रस्ट खा जाता है, तो वो भी एक इशू है जो आपको 4-8 साल बाद जो है वो तंग करेगा। ये हो गई क्रेटा की बात। देखिए सेडान्स में आ जाते हैं, तो सेडान्स में भी जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। होंडा सिटी, चाहे आप उसका टॉप मॉडल हाइब्रिड ले लो
चाहे आप जो है वो उसका लोअर मॉडल या फिर वी मॉडल भी बहुत बढ़िया है उसका। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ कि होंडा सिटी का टॉप मॉडल लेके भी लोग जो है ना उनके टायर बस्ट हो जाते हैं। मैं उस चीज़ को भी रिलायबिलिटी में काउंट करता हूँ, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर्स हैं, ठीक है, तो वो बस्ट हो गए तो आप तो सड़क पर खड़े हो जाओगे ना, तो वो भी एक रिलायबिलिटी का पार्ट है। तो अगर आप नीचे वाला मॉडल लोगे तो उसकी वॉल थिक होगी, वी मॉडल में आपका टायर वगैरह बस्ट के एकदम इश्यूज नहीं है, तो इस वजह से जो है वो होंडा सिटी में भी थोड़े बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। सेकंड बेस्ट वेरी वेरी क्लोज वो है आपकी Hyundai वर्ना, उसका भी NA मॉडल, ठीक है। वह NA में क्या है, होंडा सिटी में भी जो है आपको CVT मिलता है और वर्ना में भी IVT मिलता है। ये मॉडल्स भी जो है ऑटोमेटिक बहुत ही रिलायबल होंगे ओवरऑल, और यही सेम चीज़ जो है क्रेटा में है। IVT मॉडल बहुत ही रिलायबल होगा, तो उसमें ऐसा जो है कोई इशूज नहीं है गियर बॉक्स के सेंस में अगर देखा जाए तो। अब हम आ जाते हैं सब 4 मीटर एसयूवीज में। तो इसमें तो मतलब एक तो ऐसी गाड़ी है लिटरली जो लोग जाते हैं और ले लेते हैं, वो है ब्रेजा। मैनुअल में लें, ऑटोमेटिक में लें, जो है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, दसियों चाल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने लोअर मॉडल ले लिया बिना HUD वगैरह वाला, वो और चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स के भी चांसेस आपके कम हो जाएंगे। तो ब्रेजा बहुत ही ईजी है। मैं आपको बताऊं कि सोनेट और वेन्यू जैसे हैं, उनका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो भी काफ़ी रिलायबल रहेगा ओवर द लॉन्ग टर्म। बट ब्रेजा का एक तो 1.5 है, बड़ा इंजन है। दूसरी चीज़ ये कि ब्रेजा में विजिबिलिटी बहुत ही बेटर है, ठीक है, इन सब गाड़ियों से। तो मुझे इजी टू ड्राइव, मतलब बिल्कुल बिल्कुल जो सबसे आसान गाड़ी है चलाने में वो है ब्रेजा। अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियां बताई ना, उसमें सबसे सिंपल चलाने में ब्रेजा है। सारे कंट्रोल्स अपने जगह पे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म चलेगी, बहुत ही बिल्कुल ही कोई इशू नहीं आएगा एज सच, अगर आप ब्रेजा को देखा जाए तो। ऑटोमेटिक भी आप आराम से ले सकते। अब हम आ जाते हैं मिनी एसयूवीज या क्रॉसओवर्स में। उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो उसमें आपकी ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में 10 साल तक, ठीक है, वहाँ तक एक्स्ट्रा ठीक रहेगी। तो ये चीज़ हो गई मिनी एसयूवीज की। अब हम आ जाते हैं प्रीमियम हैचबैक्स के ऊपर। तो प्रीमियम हैचबैक्स में भी वही हिसाब किताब है कि जो बलिनो और ग्लांजा हैं वो ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, वो आपकी दसियों साल चलेंगी। सेम चीज़ आप जो है वो टॉप से नीचे वाला वेरिएंट लीजिए जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ना हो। और बिल्कुल बहुत ही क्लोज सेकंड वो है आपकी i20 एंड दैट टू CVT। तो हो सकता है कि अगर आप i20 CVT लें तो आपके जो है वो और फ़ायदा हो जाए आपको ओवरऑल एज कम्पेयर टू बलिनो और उनके, क्योंकि उसमें AMT आता है। तो बेसिकली जो है वो 10 साल तक i20 CVT भी बहुत मस्त चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही इजी टू ड्राइव है, मतलब मैंने बहुत ही जो है वो फीमेल ड्राइवर्स को देखा है i20 CVT की तारीफ करते हुए। वही चीज़ बलिनो के साथ है, विजिबिलिटी वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। और बहुत ही वाइड गाड़ियां हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो प्रीमियम हैचबैक्स है ना, इनमें पीछे इतना स्पेस है कि आपको बहुत सारी सब 4 मीटर एसयूवीज में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, आप इनको कंसिडर करा करो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ग्लांजा हो चाहे बलिनो हो चाहे i20 हो, आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, तो वो भी आपका लॉन्ग टर्म में रिलायबल में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर सिलेंडर्स की बात करें तो 3 सिलेंडर में सबसे ज़्यादा रिलायबल आपकी स्विफ्ट है, ठीक है। तो देखिए जापानीज़ एक तरीके से जापान में भी यही इंजन यूज़ हो रहा है। तो ओवरऑल जो है वो 1.2 जो नया 3 सिलेंडर आया है, इसमें भी बहुत ही जो है वो न्यू टेक लगा हुआ है। आगे इसी में आपको हाइब्रिड भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाला इंजन भी जो है वो आपका चलता रहेगा। और ओवरऑल स्विफ्ट अब इस टाइम जो है वो एक सॉर्टेड प्रोडक्ट हो चुका है ओवरऑल। तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी में अगर आपको शहर में चलना है तो स्विफ्ट आप ले सकते हो, अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। शहर में वो 16-17 दे देती है, प्लस AMT गियर बॉक्स जो डिसेंटली रिलायबल होता है, तो उसमें आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी काम चल जाएगा। अब और नीचे आ जाते हैं तो उसमें भी फिर वही बात है, रिलायबिलिटी में तो मारुति का क्या ही तोड़, ठीक है। तो आपकी वैगन आर हो गई, सेलेरियो हो गई। अगर आपको ओवरऑल मतलब जो है बॉडी रोल वगैरह ठीक रखना है तो आप सेलेरियो देख सकते हो। और उससे भी नीचे क्विड और ऑल्टो में आपकी जो है ऑब्वियसली ऑल्टो हो गई, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी टू ड्राइव गाड़ियां हैं, सबसे ज़्यादा रिलायबल भी हैं और लॉन्ग टर्म में आपको सबसे ज़्यादा खुश भी रखेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सेफ्टी की बात उतनी नहीं कर सकता। जो मैंने जो है वो 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां बताई हैं वो सारी मैक्सिमम सेफ भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात ये आ जाती है कि सबसे मेन चीज़ आपका इन सारी गाड़ियों में आपको जो है मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सोचना नहीं पड़ेगा। जो मैंने आपको 2-3 गाड़ियां ऐसी बताई हैं जिसमें थोड़ा सा जो है वो विजिबिलिटी का इशू है, वो आप बेसिकली देख लेना। अगर आप बिल्कुल ही नए ड्राइवर हो
तो वो गाड़ियां आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको विजिबिलिटी का इशू है कि नहीं है। लेकिन दीज आर द बेसिक कार्स जो आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगा के और उतना ज़्यादा बिना सोचे जो है लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हो। स्पेशली जो मैंने आपको वेरिएंट्स बताए हैं वो ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब नॉन सेंसिकल फीचर्स होते हैं वो आगे चल के दिक्कत करते हैं। सनरूफ में आपके मेंटेनेंस मांगती है सनरूफ, 1500-2000 रुपए आपके जो हैं वो हर साल जाएंगे उसके मेंटेनेंस के। दूसरी चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सीट्स हो गई है ना, और भी बहुत सारे बटन्स वगैरह ये चीज़ें हो गई, वो भी जो है वो धीरे धीरे होते हुए 8 साल बाद खराब होने लगते हैं। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हुए जो है वो आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हो। और जो कंसल्टेशन है उसका मैं व्हाट्सएप नंबर आपको छोड़ दूंगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप जो है वो थोड़े से सोच रहे हो, तो ड्रॉप ए व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आप इन सब गाड़ियों में से जो है वो क्या लेना पसंद करोगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।